हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिटिकल स्टडी। हम इस वीडियो में भारत के संविधान की प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में चर्चा करेंगे। ये हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में समान रूप से चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं प्रियम्बल क्या होता है। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो किसी डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और फिलॉसफी को एक्सप्लेन करता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना या प्रियम्बल इसके फ्रेमर्स की इंटेंशन, इसके बनने के पीछे के कारण, इसकी कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल ऑफ द नेशंस को ये प्रेजेंट करता है। एन पालकी वाले ने बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल होता है, इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल को यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया था। 1775 में यूएसए इंडिपेंडेंट होता है और उसका पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें हमारा प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट इसके जैसे कुछ विषय लिए जाते हैं। इसी का रेफरेंस लेकर 1945 में यूएन अपने यूएन चार्टर में की ऑब्जेक्टिव्स यूएन चार्टर में अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है इसी के रेफरेंस से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ली गई है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट किया गया था and it was adopted by Constituent Assembly on 22 जनवरी 1947। हालांकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल है वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, बट प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कई बार ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोई किसी आर्टिकल की जटिल लैंग्वेज है उसको भी ये इंटरप्रेट करने के काम आता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था। उसमें की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? उसमें जो पहला और इम्पोर्टेंट की ऑब्जेक्टिव्स था वो था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। ये इंडिया का जो फ्यूचर में किस तरीके की शासन व्यवस्था होगी, किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, किसके हाथ में पावर्स होंगी, कौन क्या काम करेगा, ये सारा डिसाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। और इसमें इंडियन टेरिटरी के बारे में बात की गई थी। इंडियन टेरिटरी में क्या क्या होगा? जो ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासतें थी वो होंगी, या फिर जो भी इंडियन टेरिटरी का पार्ट बनना चाहता है तो वो होगा इसमें। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया, देसी रियासतें और जो भी स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनना चाहता है वो होगा, और इन तीनों को मिलकर के एक यूनियन बनेगा। इन तीनों को मिलाकर के एक यूनियन का गठन होगा। ठीक है, और इसमें क्या बात करी गई है? इसको पावर्स वगैरह किससे मिलेंगी? जैसे कि ये वी द पीपल से स्टार्ट होता है। इट मीन्स इसको जो पावर मिलेगी वो किससे मिलेगी? जनता से मिलेगी। दिस इज द ओरिजिनल प्रियम्बल। ठीक है ना? इन दिस प्रियम्बल वी विल सी सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसमें हमारा सोशलिस्ट, सेक्युलर,
इसमें हमारा सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये वर्ड्स आपको नहीं दिखेंगे। इसके बाद एक अमेंडमेंट होता है जिसमें कि ये जोड़ दिए जाते हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड आगे एक अमेंडमेंट से जोड़े जाते हैं। अमेंडमेंट था हमारा 42nd अमेंडमेंट, 1976। प्रियम्बल हमें किस किस चीज के बारे में आइडिया देता है? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या सोर्स हैं, जैसे फ्रॉम फ्रॉम सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ स्टेट बताता है, जैसे अभी लास्ट पीपीटी में हमने देखा था, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949, ये हमारी डेट ऑफ एडॉप्शन। डेट ऑफ एनेक्टमेंट है 26 जनवरी 1950। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन में एंड डेट ऑफ इनैक्टमेंट, या फिर डेट ऑफ, इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था, वो था 26 जनवरी 1950, और इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करा था। दोनों में ये डिफरेंट है। नाउ की ऑब्जेक्टिव्स या फिर एस्पिरेशन ऑफ प्रियम्बल, इसमें हमारा जस्टिस है। जस्टिस जस्टिस इसमें तीन तरीके का दिया गया है, तीन तरीके के जस्टिस की बात करी गई है। की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? इसमें हमारा जस्टिस है। जस्टिस तीन तरीके का जस्टिस है इसमें हमारा, वो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल का मतलब है कि हर एक व्यक्ति, चाहे उसका कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर कुछ भी हो, लेकिन इन आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इकोनॉमिक का है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका कंसंट्रेशन किसी खास वर्ग के हाथों में या फिर कुछ चंद लोगों के हाथों में ना हो। पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो पॉलिटिकल राइट्स में ये है कि हर एक व्यक्ति को एक समान अधिकार होंगे, हर एक व्यक्ति को एक समान अधिकार होंगे, चाहे वो उन्हें किसी ऑफिस में जाना हो या फिर सरकार तक पहुंचने की बात हो तो वो सब उन्हें एक समान होंगे। और जो हमारा ये लिया गया है, इसकी बात करी गई है, ये हमारा रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। अब हम बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो ये है फ्रीडम फॉर पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल व्यूज, प्रोफेशन, बिहेवियर इन सोसाइटी। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि लोग क्या क्या कर सकते हैं, है ना, लोगों के पास क्या क्या करने की फ्रीडम है, उसके बारे में लिबर्टी बात करता है, ठीक है। बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट। किस किस तरीके की हम लोगों को लिबर्टी मिली हुई है? थॉट्स के लिए है, थॉट्स एक्सप्रेशन, थॉट्स एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हम लोगों को तीन तरीके का जस्टिस है, पांच तरीके की लिबर्टी है।
ना इक्वलिटी को अगर हम देखें तो इक्वलिटी एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविजन टू एनी सेक्शन, ये सोसाइटी में वो किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करती है। इसमें क्या है, हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं और कोई स्पेशल प्रिविलेज को खत्म करते हैं, है ना। फिर है फ्रेटर्निटी। अगर हम लोग फ्रेटर्निटी को सिंपल टर्म्स में समझें तो फ्रेटर्निटी होती है ब्रदरहुड, ओके। या फिर एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए हमें हमारे देश के लोगों के साथ, तो वो क्या होता है, फ्रेटर्निटी। ओके, नाउ नेचर ऑफ स्टेट। सोवरेन, सोवरेन का मतलब है किसी एक्सटर्नल कंट्रोल में नहीं होगा इंडिया, और या फिर किसी के डोमिनियन में नहीं होगा। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की बात की जाती है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशलिज्म नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। इंडिया में जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं मिलकर। फिर सेक्युलर है। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब है कि जो स्टेट होगा वो किसी एक खास धर्म के लिए काम नहीं करेगा, या ऐसा भी नहीं है कि जो स्टेट होगा उसका धर्म से कोई जुड़ाव नहीं होगा, इंडिया धर्म से बिल्कुल ही अलग होगा, कोई धर्म का और इंडिया का कोई साथ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। क्या है कि हम सभी धर्मों के साथ एक इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये है इंडिया का सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। जो प्रियम्बल है वो ये इंश्योर करना चाहता है कि जो गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेटिक होगी और सोसाइटी भी डेमोक्रेटिक होगी, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो शासन होगा वो जनता के द्वारा होगा, जनता के लिए होगा, ठीक है। सिंपल सा इसका मीनिंग एक ये होता है, पीपल रूलिंग थ्रू, पीपल रूलिंग themselves through representatives। रिपब्लिक, रिपब्लिक का होता है जो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो कैसा होगा, इलेक्टेड होगा, नॉट हेरिडेटरी। लाइक आर्टिकल 55 एंड 54। ओके, इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड होता है, इसके बारे में आर्टिकल 54 और 55 में चर्चा की गई है। देखते हैं जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। इससे रिलेटेड 3 केसेज हैं हमारा। वेरुवारी यूनियन 1960 का केस है, केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, एंड LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। जो बेरुवारी केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो प्रियम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजन को एकदम पलटते हुए ये डिक्लेयर करा कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इट इज ए पार्ट ऑफ
Indian Constitution. And again, in LIC versus Union of India, Supreme Court again held that the preamble is an integral part of Constitution, but it is not directly enforceable in court of justice. It is a part of Constitution but not enforceable. मीन्स प्रियम्बल है वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है. अमेंडमेंट इन प्रियम्बल, अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में, वो है 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 42nd अमेंडमेंट 1976. इसी के द्वारा हमारा प्रियम्बल को अमेंड किया गया है. इसमें कुछ चीज़ें ऐड करी गई हैं, जैसे शुरू में था ये सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. स्टार्टिंग में जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था या जो हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल था, उसमें बात करी गई थी सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. इसको हमने चेंज करके क्या करा है, सॉवरेन पहले से था, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ऐड करा है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पहले से था. तो हम लोग कह सकते हैं कि हमने क्या ऐड करा है 42nd अमेंडमेंट से, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. दूसरा जो चेंज करा है वो पहले था यूनिटी ऑफ द नेशन. पहले क्या था, यूनिटी ऑफ द नेशन. इसको हमने चेंज करा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. अब यहाँ पे क्या वर्ड ऐड हुआ है, ऐड इंटीग्रिटी. अब हम लोग देख सकते हैं क्या क्या चेंज हुए हैं, क्या क्या नई चीजें आई हैं इसमें. सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 नए वर्ड्स ऐड हुए हैं. ऐसा नहीं है कि 1976 के पहले इंडिया सेक्युलर नहीं था या फिर इंडिया सोशलिस्ट नहीं था. इंडिया इसके पहले भी सेक्युलर था और सोशलिस्ट था. जैसे सेक्युलर की चर्चा हमारे आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक की गई है. इसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार. सोशलिस्ट भी इंडिया पहले से ही था, जैसे कि हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी स्टार्टिंग से ही रही है. स्टेट लगातार पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता रहा है, तो हमारे यहाँ सोशलिस्ट भी इंडिया पहले से ही था. बस इन वर्ड्स को हमने इसमें प्रियम्बल में जोड़ करके थोड़ा सा उसका जो एक्सप्रेशन है वो एक रिटन फॉर्म में कर दिया है. हम लोग पहले क्या थे, पहले भी सोशलिस्ट थे और सेक्युलर थे, बट ये वर्ड्स ऐड करने के बाद क्या है, एक रिटन फॉर्म में